हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने अपने एफिलिएशन देने के तरीके में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं, जिसे उन्होंने सीबीएसई न्यू एफिलिएशन हैंडबुक के जरिए सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को बताया भी है। इसी हैंडबुक को मैं पार्ट्स में सबकी जानकारी के लिए आसान शब्दों में हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि हर कोई सीबीएसई की नई एफिलिएशन प्रोसेस को अच्छे से समझ ले। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है सारस, स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम। सारस के और इस हैंडबुक के पहले 2 चैप्टर्स को मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के सीबीएसई और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं फ्यूचर में अपलोड करूं, उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है ग्रुप कैटेगरी वाइज डिटेल्स, वर्क फ्लो चार्ट्स, फीस एंड टाइमलाइन फॉर वेरियस एक्टिविटीज। तो ये सारी ही चीजें हर स्कूल के लिए जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं या जो सीबीएसई की एफिलिएशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कैटेगरी वाइज उनकी डिटेल क्या है, वर्क फ्लो चार्ट क्या है, मींस कैसे कैसे आपको काम करना है, फीस कितनी है हर काइंड ऑफ एफिलिएशन के लिए। ये फीस वाला जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर स्कूल की नजर रहती है कि हर कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए उन्हें कितना फी पे करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके अलावा टाइमलाइन क्या है वेरियस एक्टिविटीज की, कितने समय के अंदर अंदर किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो पॉइंट्स टू नो, इसमें थर्ड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। The workflow charts and tables will guide you about the series of action involved in a particular category for application of affiliation. तो आपको सीरीज ऑफ एक्शन पता चलेगी, कौन सी एक्शन आपको पहले करनी है, दूसरे नंबर पे क्या एक्शन होगा, तीसरे पे क्या एक्शन होगा। वर्क फ्लो चार्ट विल गाइड यू क्लियरली व्हाट टू डू एंड व्हेन। बहुत क्लियरली आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और कब करना है, इवन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्क फ्लो टेबल्स विल ऑल्सो गिव यू स्टेप बाय स्टेप चेक ऑफ ऑल काइंड ऑफ एफिलिएशन एप्लीकेशंस। जितनी भी काइंड ऑफ एफिलिएशन एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 15 तरह की 15 काइंड ऑफ एफिलिएशन एप्लीकेशंस हैं जो अब आप यूज कर सकते हैं। तो वो 15 की 15 एफिलिएशन एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा। Therefore, select your category and read its flow chart. तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि 15 में से किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं एफिलिएशन के लिए, और उसका वर्क फ्लो चार्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। Documents uploaded by school will be subject to verification by the board as and when required. ये नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और बोर्ड मान लेगा कि ये ऑथेंटिक है। इन डॉक्यूमेंट्स को कभी भी बोर्ड वेरीफाई कर सकता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें केवल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को ही अपलोड करना है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। ग्रुप ए, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन फॉर एफिलिएशन। ग्रुप ए के अंदर जो भी कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन आती हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देयर शैल बी 7 काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। 7 डिफरेंट काइंड की एप्लीकेशंस हैं जो ग्रुप ए में आती हैं। ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अभी फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन 7 एप्लीकेशंस के लिए आपको
सबसे पहले तो KYC फिल करना है, नो योर कस्टमर। उसके बाद एफिलिएशन फॉर्म पार्ट ए फिल करना है और उसके बाद फिर पार्ट बी ऑफ द फॉर्म फिल करना है आपको। मीन्स इन सातों काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए KYC भी जरूरी है, पार्ट ए भरना भी जरूरी है और पार्ट बी भरना भी जरूरी है एफिलिएशन फॉर्म का। इंस्पेक्शन विल बी डन फॉर ऑल 100% केसेस। इंस्पेक्शन होगी ही होगी। ये सातों काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए इंस्पेक्शन मैंडेटरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये इंस्पेक्शन ऑन साइट होगी, वर्चुअल इंस्पेक्शन नहीं होगी। जैसे CBSE ने कोविड के टाइम पे कुछ स्कूल्स के लिए वर्चुअल इंस्पेक्शन भी की थी, मगर इन कैटेगरीज के लिए वर्चुअल इंस्पेक्शन नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉलम है कैटेगरी ऑफ स्कूल, सेकंड इज मैंडेटरी डाटा टू बी एंटर्ड, मतलब जो डाटा आपको एंट्री करना है इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म। और थर्ड है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। तो ये डाटा एंटर्ड और डाटा डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड में बहुत फर्क है। ये वो कॉलम है जो आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरनी है ऑनलाइन फॉर्म में जब आप अप्लाई करेंगे, और ये वो कॉलम है जो आपको बता रहा है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए जिनको आपको अपलोड करना है इस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को भरते समय या भरने के बाद। तो सबसे पहले आता है कैटेगरी अप्रूवल फॉर मिडिल स्कूल सिलेबस। 6 to 8 तक के सिलेबस के लिए अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हैं तो कैटेगरी फर्स्ट आएगी जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आती है फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल। तो बहुत से स्कूल्स हैं जो मिडिल सिलेबस के लिए अप्लाई करते हैं, फिर सेकेंडरी लेवल के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, मगर बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो डायरेक्टली सेकेंडरी लेवल के लिए एफिलिएशन अप्लाई करते हैं। नॉर्मली स्कूल्स यही करते हैं। तो इसके लिए भी ये सारे के सारे डाटा और डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। थर्ड कैटेगरी है सेकेंडरी लेवल स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स। अगर किसी और बोर्ड से आप पहले से ही एफिलिएटेड हैं मगर आप CBSE में स्विच ओवर करना चाहते हैं तो भी ये सारे का सारा डाटा भरना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फोर्थ कैटेगरी है फ्रेश एफिलिएशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। डायरेक्टली आप सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, आप ग्रेड नहीं कर रहे हैं, फ्रेश एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं, तो भी आपको ये सारे के सारे डाटा और डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। देन कम्स नंबर 5 सीनियर सेकेंडरी लेवल स्विच ओवर फ्रॉम अदर बोर्ड्स। 12th तक का आपका ऑलरेडी एफिलिएटेड है स्कूल किसी और बोर्ड के साथ और आप उसको स्विच ओवर करना चाहते हैं CBSE में, तो भी ये सारा डाटा और डॉक्यूमेंट चाहिए। परमिशन फॉर साइट शिफ्टिंग, आपका स्कूल किसी एक जगह पे चलता है, आप उसे किसी और दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको ये सभी डाटा और डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। एंड रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन, अगर आपकी एफिलिएशन किसी वजह से कैंसिल हो गई है और आपको उसे रिस्टोर करवाना है तो भी एक तरह से यही माना जाएगा कि आप फ्रेश एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये सारा डाटा और डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी होंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा आपको फॉर्म में फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है NOC के बारे में। इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं ये बताएंगे आप, और अथॉरिटी किसने इसको इशू किया है ये बताएंगे, और इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड होगा, आपका NOC डॉक्यूमेंट। सेकंड इज आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है रिकॉग्निशन अवेलेबिलिटी के बारे में। आपके पास रिकॉग्निशन है स्टेट बोर्ड से या नहीं, अगर है तो अथॉरिटी जिसने इसे इशू किया है और इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। इसके साथ डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट। थर्ड थिंग इज लैंड सर्टिफिकेट, आपके पास लैंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी में आप यस मेंशन करेंगे और क्लेम्ड लैंड एरिया, कितना लैंड एरिया आप क्लेम करते हैं वो बताएंगे, अथॉरिटी जिसने इसको इशू किया है उसके बारे में, और इसकी वैलिडिटी कितनी देर तक है। डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, लैंड सर्टिफिकेट। नेक्स्ट थिंग इज फायर सर्टिफिकेट। सो
उसके लिए आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, वो अथॉरिटी जिसने इशू किया है और इसकी वैलिडिटी कितनी देर की है। तो डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा? फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। इसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पे आपको डेटा फिल करना है बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट का, और उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास है या नहीं, किसने इशू किया है, वैलिडिटी कब तक है, और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपका? बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। देन नंबर 6, सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी, इनकी रजिस्ट्रेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, किस अथॉरिटी ने इनको रजिस्टर किया है और वैलिडिटी क्या है। इसके साथ आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी का रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 6 इज परमिशन फॉर साइट शिफ्टिंग। अगर आप साइट शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने स्कूल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डेटा जो अपलोड करना है उसमें परमिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में आपको डेटा फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट है परमिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर परमिशन ऑफ साइट शिफ्टिंग। तो ये जो परमिशन का डॉक्यूमेंट है ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आप साइट शिफ्टिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर 7 इज रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन। अगर आपकी एफिलिएशन किसी वजह से विड्रॉ हो गई है तो आप उसके लिए रिस्टोरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, ये एक तरह से फ्रेश एफिलिएशन जैसा ही है। इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? ब्रीफ रीजन फॉर विड्रॉल ऑफ एफिलिएशन, कारण आपको बताने पड़ेंगे, डाटा में फिल करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं? डिसएफिलिएशन लेटर जो आपको सीबीएसई ने इशू किया है, तभी आप रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ये सातों की सातों कैटेगरीज यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। इसके लिए मैंने आपको जो डेटा फिल करना है वो भी बताया है, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी बताए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कॉमन हैं, जो इन सभी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशंस के लिए आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये नंबर 7, सिस्टम जनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन signed by principal and manager of the school and duly countersigned by the authorized signatory of the foundation, trust or society or company। मीन्स एक सेल्फ सर्टिफिकेशन जनरेट किया जाएगा सिस्टम द्वारा, जिसे फिल करके प्रिंसिपल और मैनेजर साइन करेंगे और उसे सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी काउंटर साइन करेंगे। ये पहली बार सीबीएसई ने एक सेल्फ सर्टिफिकेशन इशू किया है, इंप्लीमेंट किया है एफिलिएशन प्रोसेस में। पहले लास्ट ईयर तक हर स्कूल को डीओ से एक जो सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट होता था वो साइन करवाना पड़ता था, जो कि एक बहुत टीडियस और फाइनेंशियली खर्चे वाली प्रोसेस भी थी। अब वो सीबीएसई ने चॉइस दे दी है उस प्रोसेस में। आप चाहें तो आप डीओ के पास जाकर सर्टिफिकेट साइन करवाएं या फिर खुद से सेल्फ सर्टिफाई कर दें, बट हर एक चीज क्लियरली और जेन्युइनली ट्रू होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट्स आपने नहीं देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन नंबर 8, ये बिल्डिंग प्लान बाय आर्किटेक्ट, ये भी आपको अपलोड करना है, ये भी सबके लिए मैंडेटरी है। तो ये थे जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और जो डाटा आपको फिल करना है। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइमलाइन फॉर एप्लीकेशन। The process for the fresh affiliation cases including switchover and middle school syllabus approval shall begin on 1st March 2021। जनरली अब फ्यूचर में ये 1st मार्च से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाया करेगी,
मगर इस बार क्योंकि पहली बार ये सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है तो सीबीएसई इसे 16 मार्च से स्टार्ट करने जा रही है। रिलीज ऑफ रेफरेंस एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ये सब कुछ सीबीएसई ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हैंडबुक। और उसके अलावा वेबिनार भी सीबीएसई लगाएगी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि ऑलरेडी सीबीएसई ने एक वेबकास्ट के जरिए लगा दिया है। तो सीबीएसई ने अपनी जो भी कमिटमेंट थी वो सब पूरी कर दी हैं। अब हमें क्या करना है वो हमें बताएंगे टू बी नोटेड में। अगर फ्रेश एफिलिएशन इंक्लूडिंग स्विच ओवर या मिडिल क्लास सिलेबस है तो उसके लिए 3 विंडो पीरियड दिए गए हैं। पहला है 16 मार्च से 30 अप्रैल तक, दूसरा विंडो पीरियड है 1 जून से 30 जून तक, और तीसरा विंडो पीरियड है 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। मींस अगर आप चाहें तो 16 मार्च से 30 अप्रैल तक भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 जून से 30 जून तक भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिलीफ है ये सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि इससे पहले आपको टिल लास्ट ईयर 31 मार्च तक, 1 जनवरी टू 31 मार्च तक 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होता था, और अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते थे तो बाद में बहुत बड़ी लेट फी फाइन के साथ आप अप्लाई कर सकते थे। तो ये सीबीएसई ने बहुत अच्छी रिलैक्सेशन दी है स्कूल्स को, विंडो पीरियड्स दिए हैं, और तीनों विंडो पीरियड्स के बीच में बहुत अच्छा गैप है जो स्कूल्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और इसके अलावा फ्रेश एफिलिएशन के अलावा जो बाकी केसेस हैं, अदर केसेस, परमिशन फॉर साइट शिफ्टिंग एंड रिस्टोरेशन, इनके लिए जो विंडो पीरियड रहेगा वो 16 मार्च 2021 से लेकर थ्रू आउट द ईयर रहेगा। मींस आप कभी भी पूरा साल भर इन 2 केसेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। कितना बड़ा रिलीफ है सीबीएसई की तरफ से। पहले ये भी आपको 31 मार्च तक ही 3 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता था, मगर आपको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिली है। अगर किसी स्कूल की एफिलिएशन विड्रॉ हो गई है और उन्हें फिर से अप्लाई करना है, या फिर किसी को साइड शिफ्ट करना है, तो 16 मार्च के बाद दिल खोलकर कभी भी साल भर के अंदर अप्लाई कीजिए। अब वर्क फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं। ग्रुप ए की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके अंदर आपने जब एप्लीकेशन करना है, बिफोर इंस्पेक्शन कमेटी फॉर्मेशन, इंस्पेक्शन कमेटी बनने से पहले का वर्क फ्लो क्या है। सबसे पहले आपको करनी है केवाईसी। जब आप केवाईसी कर लेंगे तो इन एरोज को ध्यान से देखिए। केवाईसी के बाद पार्ट ए ऑफ द फॉर्म इंक्लूडिंग मैंडेटरी कंडीशंस, ये आपको फिल करना है, पार्ट ए। लिंक ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर, वेबसाइट के ऊपर जो भी आपको मैंडेटरी डिस्क्लोजर करने हैं उसका लिंक आपको फिल करना है पार्ट ए में। और फिर रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है आपको, जो है ₹10,000। तो ये 3 काम आपको करने हैं केवाईसी के बाद। फिर एरो जा रहा है लेफ्ट को, मींस आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन परफॉर्मा जनरेट हो जाएगा। या तो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन का परफॉर्मा जनरेट कर लीजिए, या फिर डीओ सर्टिफिकेट जनरेट कर लीजिए, और सिग्नेचर्स के बाद उसे अपलोड कर दीजिए। जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है उसे प्रिंसिपल और मैनेजर साइन करेंगे, और आपकी ट्रस्ट के ऑथराइज सिग्नेचरी काउंटर साइन करेंगे। जो डीओ सर्टिफिकेट है उसे डीओ ही साइन कर सकते हैं, और कोई साइन नहीं कर सकता। तो अगर आप ये सिग्नेचर्स करवा लेते हैं तो फिर आपको दोबारा पार्ट ए में जाना है और वहां पर इन्हें अपलोड करना है। देखिए एरो की डायरेक्शन। अब इसके बाद आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, ये पार्ट ए आपको खुद ही बता देगा। अगर तो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं तो आप नीचे मूव करेंगे। अगर आपका यस है तो आप पार्ट बी करेंगे, फिल करेंगे फॉर्म का, और बैलेंस एप्लीकेशन फीस आप फिल करेंगे, जो कि आपको आगे इस हैंडबुक में बताई गई है। मगर अगर आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है तो सिस्टम आपको खुद ही बता देगा। ये जो बोल रहे हैं कम्युनिकेशन टू स्कूल, मींस आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ऑनलाइन ही। आपको फिर से पार्ट ए पर वापस जाना है और जो जो रिक्वायरमेंट आपकी रह गई है उन्हें फिल करना है।
अब मान लेते हैं कि आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फुल हो गई हैं, आपने उन्हें अपलोड कर दिया है। पार्ट बी आपको तब फॉर्म का फिल करना है और बैलेंस एप्लीकेशन के साथ साथ फी भी आपको पे करनी है। इसके बाद प्रोसेसिंग एंड जनरेशन ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट कार्ड जनरेट होंगे। वो रिपोर्ट एफिलिएशन नॉर्म्स के साथ कंपेयर की जाएगी। जो स्कूल एफिलिएशन नॉर्म्स को मीट करते हैं, अगर यस आएगा तो आपके लिए इंस्पेक्शन कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी और फिर वो इंस्पेक्शन कमेटी ऑन साइट आपके स्कूल में जाकर एफिलिएशन के लिए इंस्पेक्शन करेगी और अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करेगी सीबीएसई को। यहां तक की सारी प्रोसेस है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी। जब इंस्पेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा वो आगे देखते हैं। तो अब ये है वर्कफ्लो डायग्राम ग्रुप ए पोस्ट इंस्पेक्शन कमेटी फॉर्मेशन। इंस्पेक्शन कमेटी बनने के बाद क्या होगा उसके बारे में हमें ये वर्कफ्लो डायग्राम बताएगा। सबसे पहले तो कंडक्ट ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन की जाएगी कमेटी द्वारा। देन इंस्पेक्शन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी बोर्ड को भी और स्कूल को भी। स्कूल को भी वो रिपोर्ट मिलेगी ताकि स्कूल को भी पता चल जाए कि क्या क्या इंस्पेक्शन कमेटी ने सीबीएसई को सबमिट किया है। अब उसके बाद फिर से 2 केसेस होंगे। इंस्पेक्शन कमेटी एफिलिएशन के लिए रिकमेंडेशन देगी या नहीं देगी। अगर इंस्पेक्शन कमेटी ने एफिलिएशन के लिए रिकमेंडेशन दी तो आपको पार्ट सी फिल करना होगा एफिलिएशन फॉर्म का और आपको एफिलिएशन ग्रांट कर दी जाएगी और आपका एफिलिएशन लेटर जनरेट हो जाएगा। मगर अगर एफिलिएशन कमेटी ने रेकमेंड नहीं किया तो फिर ये मामला जाएगा रिव्यू कमेटी की तरफ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो स्कूल को एक मौका देगी एफिलिएशन कमेटी द्वारा लगाई गई ऑब्जेक्शंस के बारे में सफाई पेश करने का। और अगर स्कूल की दी हुई सफाई रिव्यू कमेटी को पसंद आई, उन्हें जस्टिफाइड लगी, मींस अगर यहाँ पे यस हुआ तो उसके बाद फिर से आपको पार्ट सी फिल करना है और आपका एफिलिएशन लेटर जनरेट हो जाएगा। मगर अगर रिव्यू कमेटी ने रेकमेंड नहीं किया तो स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और एफिलिएशन नहीं मिलेगी। टाइमलाइंस जो वेरियस एक्टिविटीज ग्रुप ए एप्लीकेशन के लिए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। केवाईसी इमीडिएटली होगी। पार्ट ए इंक्लूडिंग मैंडेटरी कंडीशंस, लिंक ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड रजिस्ट्रेशन फी 10,000, ये इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग अप ऑफ केवाईसी आपको करना है। उसके बाद जनरेशन ऑफ ई सर्टिफिकेट भी इमीडिएटली होगा आफ्टर फिलिंग अप इन पार्ट ए। इसको भी आपको जनरेट करके और बाद में साइन करके अपलोड करना है। पार्ट बी ऑफ द फॉर्म एंड बैलेंस एप्लीकेशन फी आपको कब करना है? इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग अप ऑफ द पार्ट ए। उसके तुरंत बाद इंस्पेक्शन कमेटी फॉर्म की जाएगी जो फॉर्मेशन होगी 15 दिनों के अंदर अंदर। जैसे ही आपने पार्ट बी फिल किया 15 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्शन कमेटी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन कब होगी? विद इन 22 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्पेक्शन कमेटी। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि इंस्पेक्शन कमेटी बन गई है, 22 दिन के अंदर अंदर कमेटी को इंस्पेक्शन करना ही होगा। इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था 3 डेट्स ऑनलाइन ही जनरेट होंगी। उन 3 में से किसी भी एक डे में इंस्पेक्शन कमेटी और स्कूल्स को मिलकर डेट चूज करनी है और इंस्पेक्शन करवानी है। उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिशन कब होगी? इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई सेम डे इंस्पेक्शन कमेटी को ऑनलाइन रिपोर्ट भरनी पड़ती है। ऑर्डर ऑफ ग्रांट, इंस्पेक्शन कमेटी की ऑनलाइन रिपोर्ट के बाद अगर सब कुछ सेटिस्फाई रहता है तो एफिलिएशन कब ग्रांट होगी? विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। 30 दिन के अंदर अंदर आपको एफिलिएशन मिल जाएगी।
या फिर बता दिया जाएगा कि एफिलिएशन नहीं मिली। रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट लेटर मेंशनिंग नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट, अगर आपको बाई चांस एफिलिएशन नहीं मिली और आपको ये लेटर इशू हुआ कि यू आर नॉट एलिजिबल, उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही आपको लेटर रिसीव होगा उसके 15 दिन के अंदर आप वहां पे अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हमें एफिलिएशन मिलनी चाहिए, देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। और रिव्यू कमेटी कब बनेगी? जैसे ही आपने रिप्लाई किया 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही स्कूल ने रिप्रेजेंटेशन दिया 7 दिन के अंदर अंदर रिव्यू कमेटी बनेगी। और रिव्यू कमेटी केस को कब सुनेगी? विद इन 15 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिव्यू कमेटी लेटर। जैसे ही रिव्यू कमेटी का लेटर जारी होगा 15 दिन के अंदर अंदर उनको केस की सुनवाई करनी है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टू स्कूल, फाइनल डिसीजन रिव्यू कमेटी का स्कूल को बता दिया जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर। जैसे रिव्यू कमेटी मिलेगी उसके 2 दिन में ही फाइनल डिसीजन बता दिया जाएगा कि रिव्यू कमेटी ने एफिलिएशन ग्रांट की है या नहीं की है। जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है, प्रोसेस विल बी कंप्लीट टेंटेटिवली विद इन 100 डेज। 100 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और एफिलिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के 100 दिन के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो पहले भी मैंने बताया था मैक्सिमम 4 महीने का टाइम लगेगा, तो उसमें एफिलिएशन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने का टाइम भी इंक्लूडेड है। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे 100 दिन के अंदर अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एफिलिएशन मिली है या नहीं मिली है। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लंबा और बड़ा और इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर 3 को हम पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर 3 का बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो सारस से रिलेटेड मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी कंज्यूम होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो एफिलिएशन प्रोसेस को आसानी से समझ सकें। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कोई सजेशंस हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उनके बेसिस पर इन फ्यूचर अपने वीडियोस को और बेहतर बना पाऊँ और आपकी और बेहतर हेल्प कर पाऊँ। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स और सजेशंस लिखना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। Wait for the next video. Stay tuned. Thank you.